एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहना आपके सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 1786 के अधिनियम के बारे में। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद 1786 के बाद जो एक्ट आया उसको चार्टर एक्ट कहा गया, और उसके बाद हम बात करेंगे 1813 के चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट, या फिर आप इस राजलेख भी कह सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं 1786 के अधिनियम में मैंने आपको सिनेरियो पहले ही बता दिया है। आप अब चीज़ें क्या चल रही थी, अब अंग्रेज़ धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे थे। कंपनी का प्रभुत्व भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। व्यापारी आ जाएंगे, कंपनी तो व्यापार करेगी ही करेगी, साथ में व्यापारी भी आ जाएंगे, ईसाई मिशनरी भी आ जाएंगे प्रचार करने, गिरजाघर खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, यानी कि ऐसे कारण बनते चले जाएंगे कि अंग्रेज़ जो हमारे देश पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते जाएंगे। चलिए देखते हैं 1786 का अधिनियम। बेसिकली इसमें ज़्यादा बातें नहीं है, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्यों? ये ऑल ओवर लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कब? 1786 में। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इस पद को, अर्थात गवर्नर जनरल के पद को स्वीकार करने के लिए उन्होंने दो मांगे रखी। वो शर्त क्या थी? पहली, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने, यानी कि अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो ऐसी स्थिति है कि बहुत, आपको पता है कि सारे काम कहाँ होते हैं, किस लिए होते हैं, कि अक्ल मिला के कंपनी का, अंग्रेजों का फ़ायदा हो। तो सीधी सी बात है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं तो उसमें निरस्त कर सके किसको? परिषद के निर्णय को, गवर्नर जनरल काउंसिल का जो निर्णय है उनको निरस्त कर सके। तो पहली शर्त उसकी ये थी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया जाए। यानी कि अगर ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तो उसमें वो परिषद के निर्णय को निरस्त कर सके और अपने निर्णय को लागू कर सके। आप कह सकते हैं वीटो पावर मांगी गई। आज भी आप देखते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के पास कुछ वीटो पावर है। तो वीटो पावर का जन्म आप कहीं ना कहीं यहीं से देख सकते हैं। तो पहली शर्त ये रखी गई। दूसरी रखी गई, उसको सेनापति व अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। तो ये दो शर्तें थी कि मुझे सेनापति, कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो ये दोनों शर्तें रखी गई 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और ये शर्तें मान भी ली गई। ये जो 1786 का अधिनियम आया था, इसमें इन दोनों शर्तों को मान लिया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्लियर? अब बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान हो गई। यानी कौन? गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर जनरल थे उसको अपने, यानी कि बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां थी उन पर और अधिक ज़्यादा पकड़ मजबूत हो गई और नियंत्रण स्थापित हो गया इस एक्ट के माध्यम से। बाकी ये जो दो पावर थी, एक तो विशेष परिस्थितियों में अपना निर्णय लागू करने की और काउंसिल का निर्णय निरस्त करने की ये पावर, और दूसरी कमांडर इन चीफ, सेनापति का पद। ये जो शक्ति दो मिली थी गवर्नर जनरल को, अब आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरलों के पास ये शक्ति होंगी। जैसे कि भाई अब कोई हमारे राष्ट्रपति जी को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो क्या होगा? वो सिर्फ एक को थोड़ी ना होगी, उनके बाद जो भी, जब से वीटो पावर की शक्ति मिली है तो उनके बाद जो भी राष्ट्रपति जी आएंगे तो सबको ही मिलेगी। तो इसी तरीके से ये जो दो शक्ति थी, अब आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल तक इसका विस्तार कर दिया गया।
साथ ही साथ 1793 के एक्ट में गवर्नर जनरल को, अभी आपको बताया कि अधीनस्थ जो उसके अधीन थे बॉम्बे और मद्रास, उनकी प्रेसिडेंसियों, उनकी सरकारों के ऊपर भी अधिक मजबूती से उसकी पकड़ हो गई, नियंत्रणकारी शक्ति स्थापित कर ली गई। साथ ही इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि आप पूर्वोत्तर देश में, यानी कि एग्जैक्ट भारत में, आप कह सके तो भारत में 20 वर्षों के लिए रिन्यूवेशन नहीं करते, रिन्यू करवाते हैं ना चीजें, जो उनको सर्टिफिकेट दिया गया होगा, लाइसेंस दिया गया होगा काम करने के लिए कंपनी को, तो उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया कि अब आपको 20 वर्ष तक के लिए आप और व्यापार कर सकते हो। तो इस 1793 के एक्ट के माध्यम से दूसरी बात यह की गई कि इसने भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसके माध्यम से कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। क्या कहा गया है, पहले क्या होता था इस एक्ट के पहले, इस एक्ट में तो समाप्त कर दी, इस एक्ट से पहले होता था जो कमांडर इन चीफ है उसको गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता थी, यानी कि अब जरूरी होगा। जैसे आप कह सकते हैं हमारे वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी बनते ही वो आवश्यक और ज़रूरी तौर पर कि उनको एक गिफ्ट मिलता है, क्या कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसके लिए उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, तो वो साथ में गिफ्ट मिल जाता है ना कि भाई आवश्यक है कि जो उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त होंगे, जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है, मैंने उदाहरण दिया है सिर्फ। इसके माध्यम से कमांडर इन चीफ, यहाँ तो कमांडर चीफ है, यहाँ पे सेनापति और राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति नहीं, परंतु उदाहरण दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पे कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के, यानी कि जो कमांडर इन चीफ है उनको गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता थी कि अगर आप कमांडर इन चीफ के पद पर है तो आवश्यक तौर पर आपको गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होना भी आवश्यक है, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो, परंतु उसको उसी रूप में, जिस रूप में वो आया उसी रूप में नियुक्त किया हो, यानी कि कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया हो। क्लियर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत 1793 में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। एक तो ये कह सकते हैं आप कि जो कंपनी का व्यापार करने का एक अधिकार है उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें अगर कोई बात है तो यही बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों व उसके जो कर्मचारी थे, आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, क्या उसका काम था, मैंने सब बताया आपको, तो याद रखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, यानी कि भारतीयों के पैसों से, भारत का जो राजस्व था उससे अब उनको वेतन दिया जाने लगा। यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन के निष्कासन, जो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा धन के निष्कासन की थ्योरी दी गई थी ना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ से यानी कि धन यहाँ से इंग्लैंड जा रहा है, तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई, ड्रेन ऑफ वेल्थ की, धन के निष्कासन की। और ये थ्योरी दी किसने की थी, किसने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, दादा भाई नौरोजी ने, तो याद रखिएगा। और क्या बात है, ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि ब्रिटिश क्षेत्रों में, अभी पूरे भारत में नहीं कही गई है, जो क्षेत्र ब्रिटिश के अंडर आते हैं तो उस क्षेत्रों में लिखित नींव रखी गई कानूनों की। तो क्या कहा गया है कि ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। आज क्या है, हमारे यहाँ संविधान की व्याख्या कौन करता है, हमारे न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। तो थोड़ी बहुत झलक आप यहाँ से देख रख सकते हैं। तो यहाँ क्या किया गया, सभी कानूनों और विनियमों की जो व्याख्या का अधिकार है वो न्यायालय को प्रदान किया गया। तो ये था 1793 का एक्ट। अब बात करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम अर्थात राजलेख के बारे में।
आप जानते हैं इस तरीके का सिनेरियो चल रहा था। अब पीछे थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, बात करते हैं। आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा, फ्रांस का शासक था। वो उसकी एक इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँ। अब पूरी दुनिया जीतने की उसकी इच्छा थी, परंतु क्या हुआ, जब वो ब्रिटेन इंग्लैंड पर वो के पास आया तब उसकी नहीं चली, वो उसका ये सपना नहीं पूरा हो सका। और दूसरी बात ये थी कि जो हमारे ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जिन्हें आप अंग्रेज कहते हैं, उनके पास मजबूत नौसेना थी, वह उसकी नहीं चली, वो हार गया। अब उसने क्या किया, फ्रांस में नाकाबंदी कर दी कि यहां से समुद्री आप व्यापार नहीं कर सकते। अब तो व्यापार को खत्म कर दिया। यूरोपीय देश है फ्रांस, तो वहां से व्यापार को खत्म कर दिया। अब अंग्रेजों को क्या लगा कि भाई अब वहां से जो व्यापार हो रहा था उसका नुकसान तो होगा ही होगा, वो तो नुकसान हुआ ही ना। तो वहां के लोगों ने बात की कि सिर्फ कंपनी नहीं, वहां के जो व्यापारी हैं, पहले अब तक कौन यहाँ पर काम कर रहा था, भारत में कौन व्यापार कर रहा था अब तक सिर्फ कंपनी कर रही थी, कंपनी के माध्यम से व्यापार हो रहा था। अभी कोई भी इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन या जिन्हें आप अंग्रेज कहते हो, वहां से कोई भी जो व्यापारी है वो अभी व्यापार करने नहीं आए थे, सिर्फ मात्र कंपनी व्यापार कर रही थी। तो वहां पर मांग उठने लगी कि इस तरीके से कैसे काम चलेगा, हमारा तो काफी नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। अब हमें भी भारत में जाकर व्यापार करने की अनुमति दो, इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारी चीजें बढ़ेंगी। तो पहली बात तो ये उठी थी कि जो वहाँ के अन्य व्यापारी थे, ब्रिटेन जन थे, और भी बहुत सारे, खाली कंपनी तो होगी नहीं जो व्यापार करती होगी, और भी लोग तो व्यापारी होंगे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो उन्होंने ये मांग शुरू कर दी कि हमें भी, अब हमारा नुकसान हो रहा है, हम फ्रांस जा नहीं सकते, सारी नाकाबंदी है। सीधी सी बात है ना। अब आप देखो, क्या स्थल रुद्ध कोई देश है, यानी कि उसके चारों तरफ कहीं समुद्री नहीं है, बीच में वो देश है। अब उसको दूसरे देश में जाना है और बीच में कोई देश ये कह दे कि आप मेरे यहाँ से नहीं जा सकते, तो उसको कितनी परेशानी होगी। चलो हमारे अब भारत के आसपास तो समुद्र का एरिया है, वो वहाँ से व्यापार कर लेगा। अगर कोई स्थल रुद्ध देश का होता है कि चारों तरफ सिर्फ उसके देश ही है, स्थल ही स्थल है, जल है ही नहीं, कहाँ से जाएगा, चीज़ें कैसे होंगी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चीज़ें, व्यापारियों ने यही बात रखी कि अब हमें भी व्यापार करने की आज्ञा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर गिरने लगी, क्योंकि जब व्यापार करना फ्रांस में बंद करवा दिया गया तो नुकसान तो होगा ही होगा, यूरोप देश में व्यापार करने बंद हो गया तो पहली मांग ये उठी। दूसरी बात, एडम स्मिथ, आप अर्थशास्त्र के जनक भी माना जाता है इनको, ये भी इस बात के सपोर्ट में थे कि एक अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अधिकार से कंपटीशन नहीं होता मार्केट में। अगर आप अपने आम जीवन में भी इस चीज को लागू करना चाहें, सोचें कि बस एक ही दुकान हो, आपको कपड़ा लेना है उसके लिए सिर्फ एक ही दुकान हो। अब आप क्या होता है, मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, 10 दुकानों पे कपड़े देखते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, 10 दुकानों पे 10 लोगों से पूछेंगे क्या रेट है, तब जाके कहीं लेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, ना तो कोई फालतू एक्स्ट्रा पैसे ले सकता, सब ये सोचेंगे इसकी 10 रुपए मैं 9 कर लेता हूँ, मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे। तो कंपटीशन बड़े स्तर पर होगा, और जहाँ जितनी बड़ी मार्केट होती है वहाँ पर उतना कस्टमर ज़्यादा होता है। क्या होता है, आप अपने घर से ऑटो में बैठ कर भी या गाड़ी से भी, कि वहाँ पर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ जाते हैं, अपने आसपास की लोकल में नहीं लेते, 1-2 दुकानें होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मार्केट है, बहुत सारी वैरायटी भी होंगी और रेट भी आपको सही मिलेंगे, तो इस कारण से आप मार्केट जाते हैं। तो यही चीज़ कहा एडम स्मिथ जी ने, कहा कि एकाधिकार नहीं होना चाहिए, इसको समाप्त करो, कि कंपनी का एकाधिकार है, वहाँ पर ब्रिटिश जो व्यापारी हैं उनको भी जाने की आज्ञा दो, जिससे कंपटीशन बढ़े। कंपटीशन बढ़ेगा तो चीज़ें अच्छे स्तर पर होती है। तो दूसरी बात ये शुरू हो गई, एडम स्मिथ जी के बाद ये की दी गई। अब जो ईसाई मिशनरी के लोग थे, धर्म प्रचारक थे, वो ये बात उठाने लगे क्या, कि हमें भी जाने दो, हम वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वहाँ पर जाकर। ये सारी बातें भी उठने लगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें उठने लगी, ऐसा बहुत सारा सिनेरियो बना, जिसके बाद वो पहले से ही बनता आ रहा था, ये शुरू से ही बन रहा था। और 1793 के बाद से ही 1813 का चार्टर अधिनियम आया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई। क्या व्यापार करने का अधिकार दिया गया कंपनी के अलावा भी अन्य व्यापारियों को? क्या ईसाई मिशनरी आए प्रचार के लिए? तो ये सब चीज़ें अब हम अपने इस
एक्ट में देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, या आप इसको राजलेख भी कह सकते हैं। राजलेख अर्थात राजा, ब्रिटेन में आज भी राजा होते हैं, महारानी होती हैं, अर्थात राजा नहीं है, अभी वर्तमान समय महारानी है, यानी कि क्राउन का शासन है अब भी। तो राजलेख यानी कि राजा की आज्ञा से जारी किया गया कोई लेख, उसकी आज्ञा से जारी किया गया कोई कानून, कोई लेख, कोई विधि, कोई विनियमन, तो राजलेख। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, क्या कहा गया है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर ये राजलेख पारित किया गया। तो याद रखिएगा, समझ तो आपने लिया ही, शॉर्ट टर्म में मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि क्यों ये राजलेख पारित किया गया। तो दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी, उस पर किस पर, कंपनी पर, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर, यानी कि उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, और साथ में इसमें एडम स्मिथ की मांग भी, बहुत सारे रीजन जुड़े थे, मैंने अभी बताया आपको। तो ये राजलेख पारित किया गया। प्रावधान क्या क्या किए गए अब इस राजलेख में, क्या क्या बातें, क्या क्या दिया गया इस राजलेख के माध्यम से। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई, यानी कि उन्हें स्वीकृति दे दी गई ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की। अब आप बताइए कि जब भारत में धर्म प्रचार शुरू होगा, वहाँ पाश्चात्य शिक्षा आएगी, तो बड़े स्तर पर कैसा बदलाव होगा हमारे देश में, होगा ना, क्योंकि हमारी अपनी भी खुद की धर्म संस्कृति कल्चर है जो वहाँ के लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो पहली बात क्या की गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई। साथ ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। तो जो कंपनी का एकाधिकार था, एडम स्मिथ जी के द्वारा भी जो कहा गया था कि भाई एकाधिकार नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, क्योंकि कंपनी का क्या था, जब तक कोई और नहीं था। आप सोचिए, रेस में आप अकेले ही दौड़ रहे हैं, अकेले हैं तो दौड़ जीतेंगे तो आप ही, जब तक 10 लोग और साथ में नहीं दौड़ेंगे तब तक किस बात की जीत, अकेले अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप ही जीतेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर व्यापार क्या हो रहा था, कंपनी धन अपनी जेबें भर रही थी, बहुत बड़े स्तर पर धन की लूट खसोट हो रही थी। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपनी जेबें भर रहे थे, और कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी पहले भी कर्जे में आ गई थी और फिर कर्जे में आ गई थी। तो इस कारण से क्या किया गया, एक कारण ये भी था। तो व्यापारियों को भी यहाँ पर अब अधिकार प्रदान किया गया। अब क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन होगा तो वो सही स्तर पर काम करेंगे। तो कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, साथ ही साथ ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। किंतु चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार था, चीन के साथ जो कंपनी व्यापार करती थी, साथ ही साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ये तो सारी ही इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछी भी गई है कई बार, कुछ यूपी PCS, काफ़ी PCS में पूछी गई है, स्टेट लेवल के भी बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें से बातें पूछी गई है कि पूछा गया है कि ईसाई मिशनरियों को सर्वप्रथम धर्म प्रचार की भारत में अनुज्ञा कब प्रदान की गई, किस एक्ट के माध्यम से, तो 1813 के एक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, 1813 में। परंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को अभी एकाधिकार बना हुआ है कंपनी का, यानी कि चीन के साथ जो कंपनी व्यापार करती है और जो चाय का व्यापार करती है उसके व्यापार पर अभी एकाधिकार बना हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813। परंतु अगर वहां ये लिखा गया हो, ये आया हो लिखा क्वेश्चन कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः या पूरी तरह से कब समाप्त किया गया, तो जो इसके बाद का हम एक्ट पढ़ेंगे उसमें समाप्त किया गया। अब वो एक्ट भी पढ़ाऊंगी, कौन सा होगा वो रुकिए आप। परंतु इसमें क्या है, इसमें पूरी तरीके से नहीं है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर उसमें आता है पूर्णतः या पूरी तरह से कंपनी के व्यापार को कब समाप्त किया गया, तो आंसर बदल जाएगा। परंतु अगर सिर्फ इतना आता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813।
क्यों क्यों क्योंकि अभी भी पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि एकदम से भी नहीं कर सकते ना, क्या पता कंपनी बुरा मान जाए, क्योंकि सबकी अपनी एक वैल्यूएशन है। तो अभी पूरी तरीके से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया है। अभी चीन के साथ जो उसका व्यापार का एकाधिकार है वो चल रहा है, साथ ही चाय का जो व्यापार का एकाधिकार है वो चल रहा है। अब जो नेक्स्ट आएगा चार्टर अधिनियम, उसमें समाप्त कर दिया जाएगा पूर्णतः। तो दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। पूछा क्या गया है, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। याद रखिएगा, ये सिर्फ उपबंध ही तक था, काफ़ी लंबे समय तक खर्च नहीं किए गए थे। सिर्फ उपबंध किया गया था कि हाँ ऐसा होगा, परंतु खर्च नहीं किए गए थे। व्यवहारिक तौर पर खर्च करना शुरू नहीं किया गया था, बस उपबंध था कि हाँ ये कह दिया है कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे प्रतिवर्ष, साल में, वो भी महीने में नहीं, साल में। स्थानीय स्वतःशासी संस्थाओं को, स्थानीय स्वतःशासी संस्थाएं यानी कि जो निचले स्तर पर होता है, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जैसे आप वर्तमान समय में देख सकते हैं नगर पालिका होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये कौन है, स्थानीय स्तर पर है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया, यानी कि टैक्स का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ से टैक्सेशन की शुरुआत भी हो गई। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारों द्वारा, कौन सी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अब जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारें कोई विधि, कोई कानून बनाएंगी तो उनकी स्वीकृति ब्रिटिश संसद के द्वारा होनी आवश्यक है। यानी कि इन तीनों सरकारों ने, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ने कानून बना दिया। अब वो कानून लागू होगा या नहीं तो उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी पहले ब्रिटिश संसद से। तो याद रखिएगा, ये चीज़ भी कर दी गई अनिवार्य। साथ ही साथ ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो किसको अधिकार दिया गया, परंतु स्वीकृति आवश्यक है ब्रिटिश सम्राट की। किसको अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों, कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया कि अब कंपनी ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से, उसकी अनुमति से कंपनी अब गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकती है। तो ये अधिकार दिया गया। तो कुल मिलाकर ये थे हमारे 3 एक्ट्स जो हमने देखे। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।